देखो ये जो अपडेट आया है इससे काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होने वाला है, इससे आपका जो पैसा है वो भी खतरे में है। और ये सारी चीज़ें मैं आप क्यों बोल रहा हूँ ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं यहाँ पे लोगों का पैसा और समय दोनों ही यहाँ पे ख़राब होंगे। अब बात करते हैं कि ये जो अपडेट आया है ये बेनिफिशियल किन लोगों के लिए है। ये बेनिफिशियल उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पे मीडियम ऑफ लैंग्वेज सर्टिफिकेट होगा जो कि आपको आपकी कॉलेज से मिलेगा। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो सबसे पहले धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने मेरा कल वेबिनार सेशन अटेंड किया था। जो वेबिनार सेशन था वो काफ़ी अच्छा था, हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस करी और काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन था। जितने भी लोगों का डाउट था सब लोगों ने डाउट्स वगैरह पूछे, अपने सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर किए। हम लोगों ने ओईटी के बारे में डिस्कस किया, सीबीटी के बारे में डिस्कस किया, एनएमसी के प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया, इंटरव्यू के बारे में, रोस्की के बारे में इन डिटेल डिस्कशन किया कि कितने टाइप के आपके स्टेशंस होते हैं उसके के अंदर, कितने किस किस टाइप का आपका एग्ज़ाम होता है, कितनी बार आप अटैम्प्ट्स दे सकते हैं, सीबीटी के अंदर कितना अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा सेशन था और थैंक यू सो मच अगेन कि आप लोगों ने वो सेशन अटेंड किया और जो वेबिनार था उसको काफ़ी सक्सेसफुल बनाया। उसके बाद काफ़ी सारे लोगों के मेरे मैसेज आए कि सर वेबिनार था तो आपने हमें बताया नहीं कि वेबिनार है। तो जब मैंने उनके देखा तो उन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं करके रखा था। प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लें। उससे ये होगा कि जो भी मैं अपडेट डालता हूँ वैकेंसीज़ को लेके, ओईटी कोचिंग को लेके, या फिर आपको जो भी नए चेंजेस आते हैं, एनएमसी के नए चेंजेस आते हैं, वेबिनार में करता हूँ या फिर लाइव जाता हूँ जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, वो सारे के सारे मैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर डालता हूँ, मेरी स्टोरीज़ के ऊपर डालता हूँ। तो आप लोग वहाँ से अपडेटेड रहेंगे। तो मैंने जब जाके देखा जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हुए थे तो उन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ था, तो शायद इस चक्कर में उनको अपडेट नहीं मिला होगा और इसलिए उन्होंने वेबिनार मिस कर दिया। तो जिन लोगों ने वेबिनार लिया वो काफ़ी अच्छा सेशन था और काफ़ी हेल्पफुल था और काफ़ी प्रोडक्टिव भी था वो। तो देखो फॉलो करने में तो मेरे हिसाब से कुछ आपका ना कोई पैसा लगता है ना कुछ लगता है, फॉलो तो कर ही सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। और कमल अकेडमी को मेक श्योर आप कमल अकेडमी को भी फॉलो करें इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं दोनों का डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप देख सकते हैं। तो आप अगर फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। हम लोग कुछ ना कुछ डालते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ अपडेट्स वगैरह डालते रहते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप फॉलो करते हैं तो आज का जो वीडियो है ये हम लोग एनएमसी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको मेरी लास्ट वाली वीडियो के अंदर 2 एनएमसी अपडेट के बारे में बताया था। एक जो अपडेट थी वो ये थी कि जो क्लबिंग है वो जो राइटिंग का जो क्लबिंग स्कोर है वो सी कर दिया गया है, पर अभी भी पासिंग का जो मार्क्स है वो C+ ही है। पर अगर आपका C आता है तो आप क्लबिंग कर सकते हैं, वो क्लबिंग के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा हमारा ये था कि जो पहले 6 मंथ लगता था आपको क्लबिंग का जो ड्यूरेशन था उसको बढ़ा के अभी 12 महीने का कर दिया गया है, 12 मंथ्स का कर दिया गया है, जिससे ये बेनिफिट होगा कि आपको प्रिपरेशन का काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलेगा। और अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो एक तरीके से प्रिपरेशन का टाइम बढ़ा के उन लोगों ने आप लोगों को कन्फ्यूज़ ही कर दिया है, क्योंकि उसके अंदर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाएगा, आपकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। आप उस वीडियो को जाके देखें, आपको इन डिटेल समझ में आएगा कि मैं ये सारी चीज़ें किस लिए बोल रहा हूँ। तो जो 2 अपडेट थे वो बताए हैं जो कि मैंने अपने लास्ट वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। उसके बाद एक और अपडेट था जिसके बारे में मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि वो आने वाला है, वो आ चुका है। वो कल ही अपडेट कर दिया गया था 8 तारीख को, 8 फरवरी को, 8 फरवरी को, कि जो एम्प्लॉयर का जो रेफरेंस है वो अभी एक्सेप्टेबल है। तो एम्प्लॉयर का रेफरेंस उन लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है जो कि यूके के अंदर काम करते हैं, नॉट एज ए रजिस्टर्ड नर्स। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं एज ए सीनियर केयरर, जूनियर केयरर या फिर केयरर या फिर किसी सोशल केयर में काम करते हैं, मतलब किसी भी हेल्थ सेक्टर में जो काम करते हैं या यूके के अंदर, पर उनको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यूके के अंदर। उसके बाद जो उनका एम्प्लॉयर है वो ये रेफरेंस दे सकता है कि इस नर्स की या फिर इस केयरर की इतनी इंग्लिश की कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है कि ये एनएमसी के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकता है। पर उसके कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो कि हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम लोग एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, देखो ये जो अपडेट आया है इससे काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होने वाला है, इससे आपका जो पैसा है वो भी खतरे में है। और ये सारी चीज़ें मैं आप क्यों बोल रहा हूँ ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं इन डिटेल सारी चीज़ें आप लोगों को समझाने वाला हूँ, राइट, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है इस अपडेट आने के बाद। तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अगर आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले यूके आना पड़ेगा, यहाँ पे आके 1 साल आपको काम करना पड़ेगा, उसी के बाद आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको रेफरेंस देगा। अब क्या होता है कि काफ़ी सारे इंडिया के अंदर ऐसी नर्सेज हैं जो कि ओईटी और आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रही हैं, उनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है और हो सकता है कि वो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर ले, चाहे 1 अटेम्प्ट में करें, चाहे 2 में करें, चाहे 3 में करें, तो वो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, आज नहीं तो कल वो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। पर ये अपडेट आने के बाद अब उनके दिमाग में एक जगह ये भी चल रहा है कि हम लोग यूके जाएं, एज ए सीनियर केयरर काम करें, 1 साल काम करके हम लोग यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक तो उनकी जो क्लासेस है, उनकी जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जो स्मार्ट है
चाहे वो मेल नर्स लो या फीमेल नर्स, जो भी स्मार्ट नर्स है, वो यही सोचेगी कि मैं यहाँ पे यूके के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स जाऊँ, ओईटी क्लियर करूँ या फिर आइल्स क्लियर करूँ और एज ए रजिस्टर्ड नर्स जाके काम करूँ, ना कि एज ए सीनियर केयर जाके काम करूँ और अपनी जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर ध्यान दूँ। अब काफ़ी सारे ऐसे एजेंट्स हैं, अभी उनको मौका मिल गया है ये चीज़ें बताने का। जो भी कोई नर्सिंग का कोई भी बंदा या फिर कोई भी मेल या फीमेल अगर जाती है किसी एजेंट के पास कि हमें जाके एज ए सीनियर केयर जाना है और मेरी जो यूके के इंडिया के अंदर मैंने नर्सिंग की हुई है, तो सब लोग यही बोलेंगे कि आप जाओ, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये कि आप लोग यहाँ पे आके काम करो यूके के अंदर, 1 साल के बाद आप यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स बन जाओगे। पर उसके पीछे भी काफ़ी सारे क्राइटेरिया हैं, उसके पीछे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आगे हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इससे क्या होगा कि आप जब एजेंट्स के पास जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि आप वहाँ पे जाके रजिस्टर्ड नर्स बन जाओगे, काफ़ी सारे झूठे वादे आप लोगों के सामने करे जाएंगे। अब उससे क्या होगा कि देखो, जब आप वहाँ से आओगे कम से कम 15 लाख 10 से 15 लाख रुपए आपसे आपका एजेंट लेगा यहाँ पे आपको भेजने के, यूके भेजने के, और आपको यहाँ पे एज ए केयरर काम करने के लिए। तो जो आपका वीज़ा लगता है वो 3 से 5 साल का लगता है। चलो हम लोग कम से कम लेके चलते हैं, 3 साल का आपका वीज़ा लेके चलते हैं। तो जब आप यहाँ पे एज ए केयरर आएंगे, आपको 3 साल एज ए केयरर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर ने आपके ऊपर पैसा लगाया है, आपका COS आपका आया है और आपको यहाँ पे बुलाया है एज ए केयरर, तो आपको 3 साल केयरर ही काम करना पड़ेगा। चलो एक चांस ये भी लेते हैं कि आपको आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको रेफरेंस देके एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए बोल भी देगा, पर उसकी कुछ शर्तें होंगी, जैसे कि वो यही बोलेगा कि ठीक है हम आपका रेफरेंस देंगे और आप यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हो, पर मिनिमम आपको 1 साल तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो NMC की गाइडलाइन है कि आपको 1 साल यहाँ पे काम करना ही है एज ए केयरर, और उसके बाद ही हम लोग रेफरेंस देके आपको यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए अलाउ करेंगे। ठीक है, आपको 1 साल तो काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर आपको यही बोलेगा कि अगर आपको एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना भी है तो आपको केयर होम में ही करना है, तभी मैं आपको रेफरेंस दूंगा। क्योंकि जब मानो अगर मेरे यहाँ पे कोई काम कर रहा है कोई केयर और वो नर्स है, तो मैं उसका रेफरेंस तभी दूंगा जब मेरे को लगेगा कि यार अगर मैं रेफरेंस देता हूँ, मैंने इसके ऊपर पैसा लगाया है और 3 साल का मैंने इसको वीज़ा दिलवाया है और मैं रेफरेंस देता हूँ, उसके बाद तो ये चला जाएगा यहाँ से, है कि नहीं, मेरा इंस्टीट्यूट छोड़ के। तो मैं तभी इसको रेफरेंस दूंगा, तभी अगला बंदा या तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करे कि वो यहाँ पे ही काम करेगा एज ए रजिस्टर्ड नर्स आगे आने वाले 3 सालों के लिए, तभी मैं उनका जो एम्प्लॉयर रेफरेंस है तभी दूंगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो कि अभी क्लियर नहीं है, और ये सारी चीज़ें कभी क्लियर भी नहीं होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हिडन होती हैं, ये कभी भी सामने नहीं आती हैं, ना आपको एजेंट्स बताते हैं, ना आपको कोई बताएगा ये सारी चीज़ें। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन फ्रॉड से बच के रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि आप अपना OET और IELTS ही क्लियर करके आएँ। तो जब अगर आप ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन करते हो, ठीक है आप हमारा रेफरेंस दो और हम लोग यहाँ पे ही आपके जो केयर होम है इसके अंदर ही एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करेंगे और हम लोग कहीं और नहीं जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप NHS ज्वाइन नहीं कर सकते, फिर कम से कम 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, 3 साल के बाद ही आप NHS ज्वाइन कर पाओगे। अब क्या हुआ कि आपके 15 लाख रुपए लगे, आप यहाँ पे आए, आपने 1 साल अपना वो दिया ताकि, क्योंकि जो NMC की रिक्वायरमेंट है 1 साल आपको काम ही करना पड़ेगा, आपका 1 साल वहाँ ख़राब हुआ, 3 साल आपको इनके लिए एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना पड़ेगा, टोटल मिला के 4 साल और 15 लाख रुपए आपके खर्च हुए। उसके बाद ही आप NHS ज्वाइन कर सकते हो। NHS के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप NHS के बेनिफिट्स के बारे में आप जाके देखेंगे उन वीडियोस को, आपको समझ में आएगा कि NHS लोग क्यों ज्वाइन करते हैं और क्यों सिक्योर है NHS, और जो सबसे सेफ़ जॉब है, सबसे सिक्योर जॉब है वो NHS है। तो आपको पता चलेगा। ये वीडियो आप लोगों को डिमोटिवेटिंग लग रही होगी, पर जो मैं आपको बात बता रहा हूँ आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ और ये बातें मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि जब ये अपडेट आया है तो काफ़ी सारे लोग अभी एम्प्लॉयर्स को ढूंढेंगे और सीनियर केयर की तरफ भागेंगे, जहाँ पे लोगों का पैसा और समय दोनों ही यहाँ पे ख़राब होंगे। अब बात करते हैं कि ये जो अपडेट आया है ये बेनिफिशियल किन लोगों के लिए है। ये बेनिफिशियल उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पे स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हैं या फिर डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं। मानो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मेल नर्स है, एक फीमेल नर्स है और दोनों कपल्स हैं और दोनों की शादी हो चुकी है, और जब यहाँ पे आते हैं तो वाइफ़ का OET है वो क्लियर हो गया है, हस्बैंड का OET क्लियर नहीं हुआ है बाई चांस, पर वाइफ़ यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करती है और जो हस्बैंड है उसने कोई भी केयर होम पकड़ लिया, उसमें उसका कोई पैसा नहीं लगेगा क्योंकि वो नॉर्मली भी आके यहाँ पे केयर होम के अंदर काम कर सकता है। अब क्या हुआ, उसका यहाँ पे आया और उसने यहाँ पे अब केयर होम में आके काम किया, उसने 1 साल का एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद एम्प्लॉयर का रेफरेंस लिया। अब उसके बाद उनका एम्प्लॉयर अगर ये भी बोलता है कि ठीक है कोई नहीं, आपको मेरे यहाँ पे आपको 3 साल काम करना पड़ेगा, तो वो हंसी खुशी कर लेगा क्योंकि उसकी वाइफ है वो NHS के अंदर है और वो केयर होम के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स आराम से काम कर लेगा। तो दोनों तरफ से बेनिफिट है, उनकी जो वाइफ है उनको NHS के बेनिफिट मिलेंगे, उनकी तरफ से उनको सबको NHS के बेनिफिट मिलेंगे, और जो हस्बैंड है वो आराम से यहाँ पे केयर होम के अंदर काम कर लेंगे। तो ये उनके लिए बेनिफिशियल है जो जिनका एक पार्टनर OET या IELTS क्लियर करके यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स आया NHS में काम करने के लिए और दूसरे का OET क्लियर नहीं हुआ इसलिए वो यहाँ पे आया। उन लोगों के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है जो भी कि पैसा देंगे और यहाँ पे आएंगे, फिर 1 साल काम करेंगे और अपना रेफरेंस देंगे, उसके बाद फिर एज ए रजिस्टर्ड नर्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर यहाँ पे काम करेंगे। तो देखो, मुझे बताने में इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग आते हो वो आपकी मर्ज़ी है, पैसा आपका है, सारी चीज़ें आपकी हैं, चॉइस आपकी है। बस मेरा ये था कि मैं आपको अवेयर करूँ कि जब ये सारी न्यूज़ आती हैं
तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों की बढ़ जाती हैं कि आप ये चेक करें कि क्या फ़्रॉड है क्या नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे काम करते हैं और आपको 1 साल हो गया है यहाँ पे काम करते हुए, तो आप क्या-क्या चीज़ें आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको आपकी जो कंट्री है जिसके अंदर आपने अपनी नर्सिंग करी है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने इंडिया में, पाकिस्तान या बांग्लादेश में करी है, तो वहाँ पे जो आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज है, आप जिस भी कॉलेज से आपने अपनी नर्सिंग करी है, चाहे वो जीएनएम करी है, बीएससी करी है, वो इंग्लिश में होनी चाहिए और उसका सर्टिफिकेट होगा, लैंग्वेज सर्टिफिकेट होती है आपकी। मीडियम आपको यूके नेरिक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और हो सकता है आपको ट्रांसक्रिप्ट भी बनवाना पड़े, क्योंकि सारा कोर्स का डिटेल मांगा जाएगा एनएमसी के थ्रू की तरफ से कि आप अपना कोर्स डिटेल दें, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि आप एविडेंस दे के आपने इंग्लिश में ही आपकी जीएनएम है, बीएससी करी हुई है। इन डिटेल चाहते हैं आप इसके बारे में जानना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक, और मैंने मेरी कल कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर भी शेयर किया था, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले यही है कि जो आपकी नर्सिंग है वो इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो जीएनएम हो या बीएससी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हो, जैसे इंडिया इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, पर ये ज़रूरी है कि आपने जो कोर्स किया है वो इंग्लिश में होना चाहिए, चाहे वो जीएनएम हो या बीएससी हो। दूसरा ये है कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो ये चीज़ का रेफरेंस दे कि हाँ, मैंने इस नर्स को, चाहे मेल फीमेल जो भी नर्सेस हैं, इस नर्स को मैंने 1 साल ऑब्ज़र्व किया है यहाँ पे, और जिनकी कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं इंग्लिश के अंदर, उनकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग सारी चीज़ें अच्छी हैं, और वो यहाँ पे एनएमसी के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम, मतलब एनएमसी के अंदर अपने आप को रजिस्टर करने के लायक हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करते हैं तो वो आपका एम्प्लॉयर ही बताएगा कि हाँ, मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया है और उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और यहाँ पे वो एज ए नर्स काम कर सकता है अब यूके के अंदर। ठीक है, तो 2 चीज़ें ये हो गई। अब आपका रेफरेंस कौन देगा? रेफरेंस आपके 2 लोग देंगे, एक आपका मैनेजर, क्योंकि जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर केयर होम्स में काम कर रहे हैं। अगर आप काम करते हैं एनएचएस के अंदर, अगर कोई केयरर है एनएचएस के अंदर, तो पहली बात तो इंडिया से कोई भी केयरर यहाँ पे पहली बार डायरेक्टली रिक्रूट होता नहीं है कि कोई इंडिया के अंदर है और डायरेक्टली यहाँ पे एज ए केयरर रिक्रूट हो रहा है एनएचएस के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वही लोग हैं जो डिपेंडेंट वीज़ा पे आए हैं, वो एनएचएस के अंदर ज़रूर काम कर रहे हैं। बाकी जो लोग यूके के केयर होम्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो केयर होम का जो मैनेजर होता है, एक तो वो आपका एविडेंस देगा, आपका काउंटर साइन करके देगा कि हाँ, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं। दूसरा जो आपका होगा वो आपका लाइन मैनेजर होगा, जो कि बैंड 6 पे भी हो सकता है, 7 पे भी हो सकता है। पहली बात तो केयर होम्स के अंदर कोई बैंड्स नहीं होते, ना बैंड 6 होता है, 7 होता है। एक होता है आपके सीनियर, एक आपका होता है मैनेजर, जो आपसे के एक्सपीरियंस में आपसे ज़्यादा है, या फिर वो रजिस्टर्ड नर्स है, क्योंकि आप उस वक्त रजिस्टर्ड नर्स नहीं होंगे, आप एनएमसी में रजिस्टर करवा रहे होंगे, राइट। तो एक रजिस्टर्ड नर्स जो आपके साथ काम करता है, और दूसरा जो आपका मैनेजर है जो कि एक रजिस्टर्ड नर्स है, और वही आपका एक एविडेंस दे सकते हैं और आपका एक काउंटर साइन करके दे सकते हैं कि हाँ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि आप यूके के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर आप अवेयर रहें और इन सब चीज़ों से, इन सारे फ्रॉड से, और अपना पैसा और अपना समय ज़रूर बचाएँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।